बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तलबा और तलीमी मसाइल के साथ मोहम्मद जुल्फ़िकार मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर है। चंद दिन पहले सैयद कासम अली शाह साहब की एक किताब कामयाबी का पैगाम पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ, जिसमें शाह साहब ने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या लिखा हुआ है। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं वो वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि एक नौजवान मेरे ऑफिस में आया और आके मुझे कहने लगा कि आप ये कॉलम्स, ये सारा कुछ क्यों लिखते हैं? हमारा माशरा इन बातों से बहुत आगे निकल गया हुआ है, यहाँ तो कोई बहुत बड़ा इनकलाब आना चाहिए, फिर जाके लोग सुधरेंगे। शाह साहब कहते हैं कि मैंने उसकी बात सुनी और उसे ये कहा कि कहते हैं कि किसी जंगल में आग लगी हुई थी और उस जंगल में से जानवर सारे के सारे भागना शुरू हो गए। उसी जंगल में एक चिड़िया थी जिसने वहाँ से उड़ान भरी और करीबी नदी में से एक पानी का कतरा अपनी चोंच में लिया और ला के उस आग के ऊपर फेंका। शेर ने जब उस चिड़िया को देखा तो उसने कहा कि पगली, तेरे इस कतरे से क्या ये आग बुझने वाली है? तो चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि मेरे इस कतरे से शायद ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं कल को उस सवाल का जवाब दे पाऊंगी जब मुझसे ये पूछा जाएगा कि जंगल में आग लगी हुई थी, अपनी बसात के मुताबिक तूने क्या किया। तो हमारा ये प्रोग्राम ये भी बुनियादी तौर पर अपनी उस बसात के मुताबिक अपना हिस्सा डालने की एक कोशिश है, जो कि इस तालीमी मैदान में इस शहर के लोगों के लिए और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक के लोगों के लिए ये पैगाम है। आज के मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे दोस्त और मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लर्निंग जोन के, और इसके अलावा बेशुमार किताबें और लेक्चर्स और टीचर्स ट्रेनिंग आपके क्रेडिट पे हैं। आपकी बातों में इल्म की डेप्थ भी होती है और हमें सोचने के बहुत से नए रास्ते भी मिलते हैं। तो मैं सर को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, क्योंकि आजकल आप पीएचडी के लिए जो हैं ये बिल्कुल तैयारी पकड़े हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा। तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। बड़ी बात। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो महल्ले वकू है और जिस चीज़ को हमने अहाता करना है वो है कि बच्चों की दिलचस्पी किस तरीके से हम तालीम में बढ़ा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, अक्सर पेरेंट्स और दीगर लोग ये गिला करते हैं कि हमें ये नहीं पता कि बच्चे को किस तरह से मायल करें पढ़ाई में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ हदो हाल जान लें कि ये सारा कुछ कैसे मुमकिन है। तो ये फरमाइएगा कि आपके अपना जो एक्सपीरियंस है, अब तक सैकड़ों आपने लोगों को मशावरत दी, क्लिनिक में लोग आपके पास भी आते हैं और ज़्यादातर इसी मसले के लिए आते होंगे कि जनाब हम पैसे खर्चने को तैयार हैं लेकिन बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है। सही। और पेरेंट्स के लिए ये एक बड़ा जो है ये एडवेंचर होता है कि वो कोई छू मंतर चाह रहे होते हैं, कोई हो जाए और काम जो है ये बन जाए। एक नफ्सियात के माहिर की हैसियत से आप हमें इस मामले में थोड़ा गाइड कीजिए, ख़ुसूसन हमारे वो पेरेंट्स जो बहुत दूर दराज गाँव में, शहर में हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं और इसके ज़रिए उनकी बड़ी जो है ये रहनुमाई हो जाती है कि क्या इक़दामात ऐसे किए जाएं कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मशगूल हो जाए, दिलचस्पी लें। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये टॉपिक जो है ये बड़ा अमूमी टॉपिक इस हवाले से है कि हर वालिदैन कम से कम सियालकोट की हद तक ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छा पढ़े। सियालकोट में ये शऊर आ चुका है और वालिदैन इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार होते हैं। अपनी चादर से बाहर पाँव फैला के भी वो अच्छे इदारों में बच्चों को तालीम दिलवाते हैं। और अक्सर मुझसे सवाल होता है कि जी बच्चे हमारे पढ़ने नहीं बैठते, बच्चे क्या करें हम लोग के बच्चे हमारे पढ़ने बैठ जाएं।
तो आज का जो प्रोग्राम जो है वो इसी हवाले से मुगल साहब ने तरतीब दिया है। तो मुगल साहब, इससे पहले कि ये टॉपिक डिस्कस करें, एक बड़ी अहम चीज़ जिसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं इंग्लिश में, तकवीयत कह लें, कुमक दही कह लें उर्दू में, जी। उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो समझ में आ जाएगी वालिदैन के, तो फिर ये पता चल जाएगा कि बच्चों को किस तरह से तहरीक दी जा सकती है, मोटिवेट किया जा सकता है पढ़ाई की तरफ। और रीइंफोर्समेंट से मुराद कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसी गुफ्तगू, काम है जो किसी बंदे को किसी मतलूबा काम की तरफ माइल कर दे। सही। अब ये रीइंफोर्समेंट जो है ये 5 किस्म की हो सकती है। पहली किस्म मटीरियल रीइंफोर्समेंट, मादी अशिया। आप बच्चे को कहते हैं कि आप चॉकलेट ले लें और पढ़ लें। ठीक। मैं आपको खाना खिलाऊंगा, बोतल पिलाऊंगा, आप पढ़ें। तो ये मादी या मटीरियल रीइंफोर्समेंट है। मानों में जो झटकी सी जो मिसाल दी जाती है, लालच देना, लेकिन वो जरा मनफी शायद मानों में है। बड़ा अच्छा किया मौल साहब, आपसे बात करता हूँ तो बात में से बात निकलती है, और ये बड़ा अच्छा आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। और अगर ये ना आप इस्तेमाल करते तो बड़ी गड़बड़ हो जानी थी। शायद मैं कहता हूँ हम अपना मुद्दा आधा हासिल करते। अक्सर 95% वालिदैन यही लफ्ज़ बोलते हैं जी कि जी ये तो लालच है। सही। ये आप बच्चे को लालची बना रहे हैं। अच्छा, अब लालच का तस्वर हमारा जुड़ा हुआ है उस कहानी से जो बच्चों ने उन्हें पढ़ी, कि जिसमें एक कुत्ता होता है, वो कहीं से हड्डी या गोश्त का टुकड़ा पकड़ता है और वो नदी के किनारे जाता है। जब नदी पार करने लगता है तो देखता है कि नीचे से एक और कुत्ता है उसके मुंह में, तो वो उसकी हड्डी जो है वो लेने के लिए, छीनने के लिए मुंह खोलता है, और नतीजतन अपना भी उसमें उसका टुकड़ा जो है वो गिर पड़ता है। ठीक। और अब ये देखिए, लोगों के माइंड में लालच का जो कांसेप्ट है, हाँ, वो अब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब असल कॉन्सेप्ट वो है। अब हम उस कॉन्सेप्ट को देखिए। उस कॉन्सेप्ट में ये है कि अपनी चीज जो है उस पे आप काने नहीं है, यस, और दूसरे की अपनी चीज भी अपनी जेब में है, और दूसरे की चीज भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये तो इनाम है। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे तय किया कि भाई आप ये काम कर दें, मैं आपको ये पैसे दूंगा, तो ये तो उसका हक है। आप काम करते हैं सारा महीना स्कूल में, आप पैसे कमाते हैं, कोई बंदा वहां मुलाजमत करता है, वो आपसे तय करता है पहले कि जी मैं 1 महीना काम करूंगा, मुझे आप इतने पैसे दे दीजिएगा। और जब आप महीने के बाद उसे पैसे दें और आप उसे ये कहें कि जनाब ये लालच है, तो फिर देखिए कि वो आपके साथ क्या सलूक करता है। अपनी दफा तो हम इन मानों में अगर हम एक बिग पिक्चर देखें, हाँ, तो समझ में ये वाली बात आती है कि जो काम भी हम कर रहे होते हैं बेसिकली, जी, वो रीइंफोर्समेंट ही होती है असल में। अब वालिदैन ये समझते हैं कि हम बच्चे को रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, और छत दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, तो ये बड़ा एहसान कर रहे हैं। ठीक। जबकि मैं समझता हूँ कि ये वालिदैन के समझने की बात है कि वो आप बिल्कुल भी बच्चे पे ये एहसान नहीं कर रहे। अगर आप बच्चे को रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, तो बिल्कुल कोई एहसान नहीं है। आपकी वजह से वो बंदा इस दुनिया में आया। खुदा न खास्ता आपके घर में एक मजूर बच्चा आ जाता है, अल्लाह अकबर, तो क्या आप उसे घर से निकाल देंगे? क्या आप उसे रोटी नहीं देंगे? क्या आप उसे कपड़ा नहीं देंगे? जो मजूर है, जो कुछ नहीं करेगा सारी जिंदगी आप पे बोझ एक किस्म का कह लें, अगर आप उसको भी ये तीनों चीजें देते हैं, तो जो बच्चा बिल्कुल ठीक है उसका भी हक है। ये तो बुनियादी हक है ना उसका, क्योंकि आपकी वजह से वो इस दुनिया में आया। तो पहले तो इस चीज को वालिदैन समझ लेना, तो फिर बच्चा पढ़ाई की तरफ माइल होगा, क्योंकि वो फिर पढ़ाई पे उसके लिए इनाम रखेंगे। ठीक। वो ये समझेंगे कि पढ़ाई जो है वो बच्चा करता है तो उसको अब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये अजाफी काम है। ये जो कॉन्सेप्ट है रीइंफोर्समेंट का, जिसको आम लोग लालच समझते हैं, उनके लिए बड़ा क्लियर होना चाहिए ये वाली बात कि लालच उस वक्त पैदा होता है जब चीज आपके पास जो है ये पहले से मौजूद है, जबकि रीइंफोर्समेंट एक सुपर किस्म का इनाम है। और ये हम जितने भी काम हैं ये इसी तरह के किसी जो है ये रीइंफोर्समेंट के तहत कर रहे होते हैं। तो सर, रीइंफोर्समेंट एक आपने बताई कि मादी होती है, जी बिल्कुल, जिसमें बाकायदा कोई चीज जब आप दे रहे होते हैं तो वो नजर आ रही होती है। जी बिल्कुल, जैसे टॉफी दे दी किसी को, कोई चीज लेके दे दी, कोई खिलौना लेके दे दिया, पार्क में ले गए कहीं, जी बिल्कुल, ये सारा पार्क में लेके जाना दूसरी किस्म होगी। अच्छा ठीक। यहाँ पे कोई चीज देना है। यहाँ पे मुगल साहब एक और भी मैं चाहूंगा कि वालिदैन के इल्म में ये बात ले आऊं कि पढ़ाई दुनिया के जो मुश्किल तरीन काम है, सबसे जो मुश्किल काम है उनमें से एक काम है। अच्छा। अगर पढ़ाई तालीम आसान काम होता
तो सारी दुनिया के बच्चे बढ़ जाते हैं और इसके लिए पैगंबर ना आते। तो वालिदैन ये समझते हैं कि जनाब ये जो बच्चा पंखे के नीचे बैठ के आराम सुकून से पढ़ रहा है ना, ये तो कोई काम ही नहीं है। भाई अगर ये कोई काम नहीं है तो आप खुद पढ़ जाते तो खुद क्यों नहीं पढ़े? हमारे कसरत से वालिदैन जो हैं, अक्सरियत वालिदैन की वो कम पढ़े लिखे हैं और उन्हें अपना वक्त भूल गया होता है। और मैं कसरत से ये सवाल करता हूँ कि आप बताइए आप कितना पढ़े हुए हैं, तो पता चलता है कोई अंडर मैट्रिक है, कोई अंडर FA है, और ये नहीं बताएंगे कि मैट्रिक है, ये कहेंगे अंडर FA, ठीक है ऊपर डिग्री है उसको हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी समझने वाली बात है कि तालीम एक मुश्किल काम है, तालीम एक आसान काम नहीं है। अब एक मुश्किल काम आप एक ऐसे बच्चे से लेना चाहते हैं जो भी उम्र में छोटा है, सही, और जितना बच्चा छोटा होगा उतना उसका अटेंशन स्पैन भी कम होगा, सही, तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत भी कम होगी। हम जो बढ़ते हैं, उम्र में बढ़ते हैं, कद काठ में बढ़ते हैं, तो हमारा तवज्जो का दुरानिया, अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। हमें चीज़ों के फ़ायदे और नुकसानात बड़े वाजे होना शुरू हो जाते हैं। जो कि बच्चा छोटा है, उसका अटेंशन स्पैन भी छोटा है, उसकी कंसंट्रेशन पावर भी कम है, उसको बिठाना ज़्यादा मुश्किल है। चुनांचे उसके लिए फिर इनाम भी अच्छा होना चाहिए। और आप इसको इनाम भी ना मैं कहूँगा कहें, आप इसको कहें कि उसका हक है। यस, अगर आप उसका हक समझ के देंगे तो ये बड़ा अच्छा है, आपको देते हुए तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि बच्चा एक अजाफी काम कर रहा है जो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने उसे कोई अजाफी चीज अभी तक तो दी नहीं। रोटी कपड़ा मकान दिया, ये उसका हक है, जो कि उसका बुनियादी हक है, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया तस्लीम करती है। अब आप उससे एक अजाफी काम लेना चाहते हैं जो कि मुश्किल काम है, तो अब आपको उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब देने के 5 तरीके हैं। पहला वो कि आप उसे कोई चीज दे दें, ठीक, ये खाने पीने वाली चीज हो सकती है, और वो आप उसे देते हैं तो वो मोटिवेट होगा, उसको पता होगा कि मुझे पढ़ाई के बाद आइसक्रीम मिलनी है, तो या कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, या मेरी वालदा मुझे चिप्स बना के देंगी जो मेरी पसंदीदा है, तो वो उसके लिए पढ़ेगा। दूसरी जो चीज है वो जो आपने बात की, एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट हम उसको कहते हैं। ठीक, कोई भी काम जो बच्चे का पसंदीदा काम है वो आप उसे कहते हैं कि वो मैं तुम्हें करने दूंगा। मैं तुम्हें टीवी देखने, यस, मैं आपको जी आधा घंटा टीवी देखने दूंगा, ठीक, या 1 घंटा टीवी देखने दूंगा, आप अपने पसंदीदा कार्टून्स देख लें, या आपको मोटरसाइकिल पे सैर कराऊंगा, ठीक, या आपको बाहर गली में गुल्ली डंडा खेलने दूंगा। अच्छा मोल साहब, यहाँ पे भी एक फड्डा, जी जी, हमारे वालिदैन हमें मना किया करते थे, नहीं जी गुल्ली डंडा नहीं खेलना, ठीक है, अच्छी खेलें खेलें, ये कोई खेल है? कायदे ने मना किया था बंटे खेलते हैं इससे कपड़े गंदे हो जाते। भाई उस वक्त ग्राउंड होंगी, ठीक, ठीक है। अब मुझे बताइए कितने मोहल्लों में ग्राउंड है, कौन वहां पे क्रिकेट खेल सकता है, कौन वहां पे फुटबॉल खेल सकता है, कौन वहां पे बैडमिंटन खेल सकता है? अगर क्रिकेट होनी है तो वो भी गली में होगी, अगर गुल्ली डंडा होना है तो भी गली में होगा, अगर कुछ भी। तो खेल को बदल लें, लेकिन खेल खेलने का मौका जरूर फराहम कर दें। ठीक, ये मैं कहूँगा तमाम वालिदैन से कि वो अपने गली मोहल्ले में देखें, अपने कुर्बो जवार में देखें कौन सी खेल की गुंजाइश मौजूद है, और अगर गुंजाइश मौजूद है तो उस खेल को खेलने में बच्चे को जरूर इजाजत दें, बल्कि दिलचस्पी लें, खुद भी बच्चे के साथ जाएं, ताकि पता चले कि कहीं वो बुरे बच्चों में या ऐसे बच्चों में जो कुछ खराब है उनमें तो नहीं बैठ रहा। जी जी, तो बाहर जरूर निकालें घर से, उसके बड़े फायदे हैं, और फिर बच्चा पढ़ेगा भी, क्योंकि उसको पता है बाहर मजा ज्यादा है, ठीक, घर के अंदर पाबंदियां ज्यादा है। तो ये जो आप बच्चे को कोई एक्टिविटी करने का मौका देते हैं, उसकी कोई पसंदीदा चीज है जो आप चलाने का उसे मौका देते हैं, साइकिल चलाना, पतंग चढ़ाना, कुछ भी, तो ये जो किस्म है रीइंफोर्समेंट की, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट, या प्री मैक एक बंदा था उसके नाम पे इसका नाम रखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये है कि खेल बच्चे की पसंद की होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, रीइंफोर्समेंट बल्कि तमाम जितनी भी है वो बच्चे की पसंद की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चा जो है वो खेलना चाह रहा है क्रिकेट, हम उसे कहेंगे नहीं तुम टीवी देख लो। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बात, और आप बाद में कहें जी कि देखें मैं तो रीइंफोर्समेंट दे रहा था। बिल्कुल सही कहते हैं। अब मुझे याद आ गया कि मेरी वाला बड़ी लविंग और मेरा बड़ा उनसे प्यार है, लेकिन मुझे याद है कि हमारे वाला साहब बाहर होते थे, वो वहां से कपड़े बेचते थे। जी जी, अब वो बड़े महंगे कपड़े होते थे, यहाँ उतने महंगे नहीं थे मिलते, यहाँ पे सस्ते होते थे। अब वो जो कि फैशन के मुताबिक होते नहीं थे, वो बाहर के मुल्क के तो फैशन के मुताबिक होते होंगे, यहाँ का फैशन नहीं। अब वालदा में इसरार के साथ कहती थी कि ये कपड़े पहनो, ये बहुत महंगे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, और हमें वो पसंद ही नहीं थे होते। तो हमारी लड़ाई होती थी कि नहीं हमने ये नहीं पहनने, लेकिन मजबूरन पहनने पड़ते थे।
और लाजमन दुखी भी होती होगी कि ये देखें अच्छी चीज के बदले में वो यही कहा करती थी कि देखें आपको अच्छी चीज लेके देती हूँ और आप जो है वो पहनते नहीं। तो मुझे आज भी याद है कि शायद फर्स्ट ईयर में जाकर मैंने पहली अपनी शॉपिंग की, और मुझे आज भी वो तमाम महंगे कपड़े भूल चुके हैं, लेकिन वो जो सस्ता स्वेटर था वो मुझे आज भी याद है, जो अपनी मर्जी से लिया, सफेद रंग का वो स्वेटर था। साल गुजर गए हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती, उसकी महक, उसकी खुशबू आज भी मेरे जहन में है, जब मैंने कई साल पहना। तो ये मुझे याद है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि रीइंफोर्समेंट जो है वो हमेशा बच्चे की पसंद की होनी चाहिए। और मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि ये पानी का गिलास है, मुझे प्यास लगे, ये मुदस्सर साहब की मेहरबानी, उन्होंने हमें मुफ्त पिलाया, लेकिन अगर ये शहद का गिलास हो तो इसकी कितनी कीमत होगी? ज़ाहिर है कि ये तो 200-250 रुपये का कह लें। तो अगर मुझे प्यास लगी हो और आप मुझे शहद दें और कहें ये शहद शकूर साहब पिए, मैं कहूँ नहीं भाई मुझे प्यास तो मेरी पानी से बुझती है, आपने नहीं देखा मैं आपको 250 रुपये वाली चीज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक चक्कर है जो वालिदैन चला रहे होते हैं लाशौरी तौर पे। मैं ये नहीं कहता मतलब ज़ाहिर है वो अपने एक देख रहे होते हैं अपने रेफरेंस से। तो इल्म की हमारे यहाँ कमी है, तो उस वजह से मैं समझता हूँ वालिदैन को भी ये चीजें सीखनी है। और ये मैं साफ बता दूं कि अगर आप बच्चे में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको अपने रवैयों में तब्दीली लाना पड़ेगी। सही, बच्चे में तब्दीली ऑटोमेटिक आएगी। बच्चे को चेंज करने के लिए आपको अपना आप चेंज करना है, क्योंकि बच्चा अभी बालग नहीं है कि हम उसको समझा के चेंज कर लें। सही, उसका अटेंशन स्पैन कम है, उसका मुशाहिदा कम है, उसके तजर्बात कम है, बहुत कुछ चीजें कम है, लेकिन टैलेंट में वो आपसे आगे है। ये मैं आपको बता, ज़हानत और उन चीज़ों से ज़माना नया मिला है, चीजें नहीं मिली। रिसर्च और तहकीक और सारा कुछ वो जो हमारे इंटरनल हो रहा होता है वो जीन्स के जरिए उसे नया मिला है, और ज़ाहिर है आपसे तो बेहतर ही है वो हर सूरत। तो ये दूसरी किस्म। फिर तीसरी किस्म यह कि आप अपनी कोई पसंदीदा चीज़ उसे कुछ वक्त के लिए दे देते हैं, उसकी पसंदीदा चीज़, लेकिन वो है आपके पास। मसलन ये मोबाइल है, आजकल बच्चों को बहुत शौक है, क्रेज है, और हम उन्हें हाथ नहीं लगाने देते। तो मैं ये कहूँगा कि आप उसे दीजिए, आप उसे कहिए आधा घंटा मोबाइल तुम्हारे पास है, कॉल तुमने नहीं करनी, मैसेज कर लो 5। सही, ठीक है, तो आप उसे ये भी रीइंफोर्समेंट के तौर पे दे सकते हैं। बल्कि रिसेंटली मैंने एक जगह वर्कशॉप में लेक्चर दिया, तो मैंने जो उनको पढ़ाया ना वो मैंने मोबाइल के जरिए पढ़ाया। मैं गया हूँ और मैंने जाते ही ये कहा कि जी किस किस के पास मोबाइल है। ऑलमोस्ट 70-80% स्टूडेंट्स जो थी उनके पास मोबाइल थे। मैंने कहा जी निकाल लें। अब वो बड़ी डर रही थी कि जनाब इन्होंने मोबाइल कब्जे में कर लेने हैं, ये सख्ती करेंगे ये। मैंने कहा नहीं आप निकाल लें तो सही। तो उन्होंने निकाल ली। तो मैंने कहा कि फ़र्ज़ करें आपको कोई मैसेज आया, आपके कुछ दोस्त हैं, आपके कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं या सहेलियाँ हैं, उन्होंने किसी से आपको कोई मैसेज किया। उस मैसेज के जवाब में आपने उनसे ये पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से होकर इधर पहुंचे हैं, कहाँ पे मौजूद हैं, और अब आइंदा आपका प्लान क्या है। ये मुझे मैसेज, ये मुझे मोबाइल पे लिख के दिखाइए। सब शुरू हो गए जनाब टाइप करना। और मैंने कहा जी 10 मिनट। सारी क्लास लग गई। किसी को मुझे कहना नहीं पड़ा कि पढ़ो। सही, किसी को मुझे कहना नहीं पड़ा कि तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखो। और मैं बेसिकली उनको ये 3 टेंसेस पढ़ा रहा था। सही, तो वो देखिए तीनों सवाल, एक माजी में क्या हो चुका है जी बिल्कुल, अब क्या कर रहे हो, और अब आइंदा क्या प्लान है। तो तीनों टेंसेस 10 मिनट के बाद जब उन्होंने मेरे पास फटाफट लगे हुए और दौड़ लगी है सब, और पता चल रहा है कि जनाब उंगलियां बड़ी तेज। तो वो फिर मैंने उन्हें बताया कि देखें पढ़ाई का ये भी अंदाज है कि आप लेटेस्ट गैजेट को इस्तेमाल कर लें। सही, तो आप अगर मोबाइल अपना जो है अपने बच्चे को दे देते हैं 10-15 मिनट, इस पे गेम्स बेशुमार हैं जो मुझे तो चलानी नहीं आती, लेकिन मेरे बच्चों को मुझसे बेहतर चलाना आती है, और मिनट में पहुंच जाते हैं। तो आप ये अगर उनके हवाले कर देते हैं कि ठीक है जी आधा घंटा आप इसके साथ खेल लें, इस पे मोबाइल्स की खेल लें, ठीक है, तो आपने अपनी चीज़ उन्हें दे दी। तो ये जो है ये तीसरी किस्म है। इसी तरह जो है ये क्या टीचर क्लास में इसको इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अपना पेन दे दे। टीचर का पेन जो है उस बच्चे के लिए बड़ा अहम हो सकता है, बहुत कशिश वाला। टीचर अपनी टोपी जो है वो दे सकता है। टीचर अपनी चेयर के लिए कह सकता है कि जी मैं 5 मिनट के लिए आपको अपनी चेयर पे बैठने एक्सीलेंट इजाजत जो है ये। और ये मैं कहूँगा कि मुगल साहब ने बड़ी अच्छी बात की इस हवाले से भी कि ये भी हम समझते हैं शायद ये टीचर के लिए कोई तज़हीक का बायस है कि उसकी चेयर के ऊपर बच्चा बैठ गया। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे बहुत सारे हवालों से हमसे बहुत आगे हैं और उन्होंने ही कल को हमें लीड करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी ज़रूर होना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ।
और मैं तो इसके भी हक में हूँ कि प्रिंसिपल की चेयर पे भी कोई टीचर बैठ सकता है, और बुजुर्गों से माजरत के साथ और बड़ों से माजरत के साथ मैं कम से कम, मेरा इल्म और मेरा शऊर ये समझता है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो ये तीसरी किस्म है। ठीक। फिर एक चौथी किस्म है मैनिपुलेटिव, उसको हम कहते हैं, कि जिसको भुगताना कहते हैं या पंजाबी में बनाना। तो उसमें यह है कि आप बच्चे को पैसे दे देते हैं, कहते हैं जी आप ये काम करें, मैं आपको 10 रुपए दूंगा। ठीक। तो वो बच्चा 10 रुपए की, बस उसको पता है कि 10 रुपए की जाके अपनी मर्जी की चीज ले सकता है। सही। वो चिप्स ले सकता है, कोई और चीज ले सकता है। तो ये जो मैनिपुलेटिव है, जिसमें बच्चा उस चीज को यूज करता है। ठीक। एक पैसे हो सकते हैं, एक टोकन्स भी आप बना सकते हैं। यानी एक काम बच्चा करे तो एक टोकन मिल गया, फिर दूसरा करो दूसरा टोकन, कुछ 5 टोकन हो जाए तो उनके एवज आपको 10 रुपए या 5 रुपए या 50 रुपए जो है। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक। इसमें फायदा ये है कि आपको हर दफा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सही। तो शुरू में आप पैसों पे लगा लें और आहिस्ता आहिस्ता टोकन्स पे आ जाए। ठीक। ठीक है। तो ये जिस तरह नशे वाले करते हैं ना, उस तरह से आप कर लें। जैसे ना वो हमारे एक जो है ये चंद दिन पहले एक टीचर ने शेयर किया, उन्होंने कहा जी कि मैंने बच्चों को प्राइस देना शुरू किया 5 रुपए, तो काफी बच्चों ने लेना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तो मैंने कहा जी आप सबको ना अकाउंट जो है ये मैंने खोल दिया अपने बैंक में। तो जब आपका 100 रुपया पूरा हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद जो पैसे होंगे ना वो आप बैंक से निकलवा सकते हैं। ठीक। तो मैंने कहा कि अच्छा उसमें आपने फिर क्या किया, तो कहने लगे कि जी वो मैंने धड़ाधड़ शुरू में जो है ये देना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा। 50 रुपए 100 यानी 75 रुपए तक मैं ले गया। 75 के बाद मैंने थोड़ा जो है ये देखा, सख्त किस्म का काम शुरू कर दिया। सही। फिर 100 तक मैं को 5-6 बच्चों को ले आया। एक्सीलेंट। और जो जानबूझ के लेके आया, फिर जो 110 पे पहुंचाना तो मैंने 10 रुपए दिए। बिल्कुल ठीक। तो उसने कहा सर जी वो जो 100 रुपए है वो मेरा आपके पास जो जमा है वो कब मिलेगा? तो मैंने कहा जी वो आपका तब मिलेगा जब आप पोजीशन लेंगे। अगर आप ऐसा काम करके गए ना तो वो 100 भी साथ मिल जाएगा और साथ अगली क्लास में भी आप जाएंगे। तो अगर इतने % नंबर ना ले सके तो फिर वो 100 बैंक के पास रह जाना है। ये बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि उस टीचर को सलाम करनी चाहिए हमें, उस टीचर को हमें भी इनाम देना चाहिए कि जिसने ये तरीका अडॉप्ट किया है। और मैं समझता हूँ नफ्सियात की हर चीज़ को उसने मद्देनजर रखा है। बैंक मेथड हो गया, बैंक मेथड जो उसने इस्तेमाल किया, उसने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। तो वालिदैन भी इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चीज़ें सीखना पड़ेंगी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। याद रखिए हमारे वालिदैन ने जो हमें पाला था उस वक्त एक माँ बाप के 8-8, 10-10 बच्चे थे। पढ़ाई की अहमियत ज़रूर समझी जाती थी, लेकिन 10 में से 2-4 ही पढ़ते थे। ऐसे ही। उनमें से भी एक को ज़्यादा अच्छा पढ़ जाता था और वो वही होता था जिसके अंदर कुदरती तौर पर टैलेंट था। ऐसे ही। तो वालिदैन को मैं समझता हूँ हमारे वालिदैन या हमारे दादा दादियाँ जो थे उनके तरीके जो थे वो कोई पढ़ाई के हवाले से बहुत आला नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब हमें सीखने हैं। और ये भी एक बात हो सकती है कि उस वक्त कंपटीशन असल में इस तरह का नहीं था। जी, ये भी सही कहते हैं। यानी लोग थोड़े भी अगर पढ़ते थे तो फिर भी निजाम चल जाता था। कुछ लोग जो हैं वो काम में चले जाते थे। अब आबादी के बढ़ने से रिज़्क की तकसीम और वो सारा कुछ, उसमें अगर कोई बंदा पीछे रह जाता है तो वो बहुत ही पीछे चला जाता है। बिल्कुल। और जरूरियात भी हमने बेतहाशा बढ़ा ली। ऐसे ही है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो फ्रिज का कोई तसव्वुर नहीं था, टीवी बहुत कम और ब्लैक एंड वाइट होता था किसी किसी के घर में, और मोबाइल बिल्कुल नहीं था, टेलीफोन नहीं था। लेकिन आज ये चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। तो अब हमने ज़रूरियात भी, तो उनको मीट करने के लिए भी कह लें इस तरह से है। और ऐसा वो जो बात हम कर रहे थे ना कि जिसमें हम भुगताना का तस्वुर दे रहे थे कि भाई आप बच्चे को पैसे देते हैं। कुछ अर्सा पहले मुझे अपने घर में एक जो है ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कि मैं जब किसी शॉप पे जाता था तो बच्चे कहते थे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। और पेरेंट्स के साथ अक्सर ये होता है, मैं भी देखता हूँ शॉप्स पे। तो मैंने सोचा कि इनके साथ क्या करना चाहिए। तो मुझे तो नहीं पता कि ये नफ्सियात के मुताबिक है या नहीं, ठीक, लेकिन मैं आप के साथ शेयर करना चाहूँगा व्यूअर्स के साथ भी कि मैंने ये सोचा कि ये एक दफ़ा कितने की चीज़ अमूमन लेते हैं। ठीक। जब मेरे साथ ये जाते हैं तो मैंने फील किया कि ये 20 से 25 रुपए की चीज़ जो है ये ले लेते हैं। ठीक। लेकिन उस वक्त हमारी और उनकी खींचातानी बड़ी होती है। ये नहीं लेना, ये ले लो, ये ले लो, ये महंगा है, ये सस्ता है, वो चीज़ों के रेट देख के आ रहे होते हैं। तो मैंने ये किया कि नेक्स्ट टाइम जब हम शॉपिंग के लिए गए तो अभी हम गाड़ी से निकले नहीं थे, तो मैंने बच्चों को 25-25 रुपए जो है ये दे दिए। ठीक। मैंने कहा ये 25-25 रुपए हैं, आप अपनी मर्जी से जो चीज़ लेनी होगी एक्सीलेंट, वो आप ले सकते हैं। ठीक है। कहने लगे जी, बच्चे बड़े खुश हुए पहले तो फिर एक बच्चा जो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था वो कहने लगा अगर कोई चीज इनसे ज्यादा हुई तो फिर
मैंने कहा भाई ये आपका मसला है, यस, ये मेरा मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मेरा मसला ये है कि ये बजट है, बिल्कुल ठीक, आप इसको इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी। उसने कहा जी बेशक हम इतने की एक ही चीज ले लें। मैंने कहा जी आपकी मर्जी है। बिल्कुल ठीक है। और उस दिन के बाद मैं तो बड़ा सुखी हो गया हूँ। बिल्कुल सही। घर से निकलते हुए मैं उनको उनकी जेब गर्म कर देता हूँ, कहता हूँ कि जनाब ये आपके पैसे हैं, आप जाएं, जो चीज आपका जी चाहता है ले लें। फिर मैंने अपने घर वालों को, अपनी मिसेज को ये वाली बात समझाई कि आपने जो ली हुई चीज है ना उस पर एतराज नहीं करना, बहुत अच्छा, उसकी खूबियां बतानी है। बिल्कुल ठीक है। हम या उसे कहना खुद बताओ, खुद बताओ, वो खुद ढूंढ लेगा, वो खुद थोड़ी देर बाद उसको पता चल जाएगा, जब वो चीज टूटेगी या उस खराब होगी तो पता चल जाएगा। इसमें वालिदैन, एक तो जो आपने किया वो ठीक है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। दो एक चीज़ें बड़ी अहम है जी जी। पहली बात ये है कि वालिदैन एक गलती करते हैं कि जब वो किसी दुकान पे जाते हैं तो बच्चों से कहते हैं भाई ले लो जो लेना है, ठीक। अब जब आप उन्हें ओपन छोड़ते हैं तो हर इंसान की तरह से बच्चा भी अपने चादर से बाहर पाँव फैलाता, ठीक ठीक है। और वो उसको पता भी है कि वालिदैन की जो जेब है उसमें 100 रुपये की गुंजाइश है, लेकिन वो चीज़ इंसानी फितरत है और बच्चा तो इंसानी फितरत से बिल्कुल करीब है ना, ठीक है, उस पर तो पाबंदियां कम है, अभी शऊर कम डेवलप हुआ है, तो वो 150 की चीज पे हाथ डालेगा। अब वालिदैन उसमें मना करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं, फिर वो वालिदैन या तो बहाने लगाएंगे, क्योंकि गलती तस्लीम करना तो हमारा मुश्किल काम है ना हमारे लिए। जैसे वालिदैन भी बहाने लगा, नहीं ये अच्छी नहीं है, फलान है, टमकान है, बच्चे को भी पता चल जाता है कि ये वालिदैन ड्रामेबाजी कर रहे हैं और सारा कुछ, चलिए वो मजा लेता है वालिदैन को जिच करके ना, लेकिन उसके साथ ही वालिदैन का फिर इमेज भी टूटता है। बच्चे को ये समझ आती है कि वालिदैन अपनी बात पे कायम नहीं रहते और वो फिर उनकी इज्जत भी उतनी नहीं करता। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने किया वो बिल्कुल ठीक है। एक थोड़ी सी अमेंडमेंट ये कर लीजिए कि आपने ये देखा कि बच्चे कितने की चीज लेते हैं, मैं उसमें ये कहूंगा कि आप ये देखिए कि आप कितने की लेके दे सकते हैं, सही। आपकी जेब कितनी इजाजत देती है। अगर तो 20-25 की इजाजत देती है आपने बहुत अच्छा किया, ठीक। लेकिन अगर आपकी जेब 10 या 15 की इजाजत देती है तो फिर आपके लिए मुश्किलात हैं, सही। लेकिन अगर आपकी जेब जो है वो 50-60 की इजाजत देती है और फिर आप 25, तो फिर भी सोचने वाली बात है, ठीक। तो आप अपनी जेब के मुताबिक, सही, आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं उसके मुताबिक, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक, सही। तो ये चीजें मद्देनजर रखते हुए आप बच्चों के लिए फैसला कर दीजिए। और बच्चों से भी अगर आप मुशावरत कर लें तो भी और अच्छा है कि भाई मेरे वसाइल इतने, आप इसके अंदर से कितने लेना चाहते हैं। अगर बच्चे बड़े हैं तो ये बड़ी दिलचस्प और जारी रहेंगी, लेकिन एक जो है ये ब्रेक हमें जो है ये करना होगी। हाजिर होते हैं थोड़ी देर के बाद।